नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज का सेशन काफी उथल पुथल भरा सेशन रहा। सुबह से हमने एक अच्छी शुरुआत देखी, तेजी के साथ भारतीय बाजार ट्रेड, लेकिन एकाएक ऊपरी स्तरों से फिसलते हुए नजर आए। जैसे ही विवाद की खबरें आई बॉर्डर पर, उसके बाद मार्केट ऊपरी स्तरों से फिसला। लेकिन अच्छी बात यह है कि फिसलने के बाद निचले स्तरों से स्मार्ट रिकवरी और उस रिकवरी के बदौलत 100 अंक ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। 9900 के ऊपर क्लोज हुआ। इस रिकवरी को एक बार फिर से लीड किया बैंक स्टॉक्स ने, क्योंकि हमने देखा निफ्टी बैंक लगभग 400 अंकों की मजबूती के साथ क्लोज हुआ है। इनफैक्ट अगर आज के आप टॉप मूवर्स भी देखेंगे तो फाइनेंशियल स्टॉक्स ही लीड कर रहे थे। एचडीएफसी बैंक 4% बढ़कर बंद हुआ। लिमिटेड में 4% की तेजी रही। आईसीआईसीआई बैंक एक समय में 6% नीचे ट्रेड कर रहा था, ये वापस 4% की 3.5% की मजबूती के साथ क्लोज हुआ। इसके अलावा मेटल्स में बाइंग दिखी, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोज हुए। जो वीकनेस के साथ बंद हुए इसमें टाटा मोटर्स रहा। नंबर्स भी खराब थे, नंबर्स के साथ साथ चाइना टेंशन का भी इंपैक्ट थोड़ा दिखा। 6% नीचे ये रहा। भारतीय इन्फ्राटेल, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक यहाँ पर 2.5 से लेकर 3% के आसपास की वीकनेस आज के सेशन में हमने आते हुए देखी। कंट्रीब्यूशन में अगर आप देखेंगे तो बाजार को सपोर्ट करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड और आईसीआईसीआई बैंक, साथ ही इंफोसिस। नेगेटिव साइड पर आईटीसी, एक्सिस बैंक, भारतीय एयरटेल और टाटा मोटर्स है जो कि नेगेटिव साइड पर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन अब देखते हैं कि आज के सेशन में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। एफआईजीएस के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो उनकी ओर से आज के सेशन में बिकवाली हुई है 1478 करोड़ की, और डीआईएस ने हालांकि खरीदारी की है 1161 करोड़ के आसपास की। तो अब कल का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा और वीकली एक्सपायरी से पहले का सेशन होगा, तो क्या थोड़ी रिकवरी बनेगी या फिर क्या रहेगा बाजार को, वो देखना होगा। लेकिन आज के जानकार हमारे साथ बने हुए हैं। गौरांग शाह है हमारे साथ ड्यूजीज फाइनेंशियल सर्विसेज से, उनका एक आउटलुक मार्केट्स पर ले लेते हैं और उसके बाद जो आपके तमाम सवाल हमें मिल रहे हैं फेसबुक पर, ट्विटर पर, साथ ही जो क्वेरीज आपने हमें व्हाट्सएप पर भेजी उनको शामिल करेंगे। गौरांग जी, गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक मार्केट्स पर ही दीजिए। आखिरी का स्पेशली जो 1.5-2 घंटा था वो काफी उथल पुथल भरा था मार्केट्स के लिए, लेकिन अच्छी बात यह है कि निचले स्तरों से रिकवर होकर मार्केट की क्लोजिंग हुई है। अब आपके हिसाब से रेंज क्या रह सकती है की और क्या व्यू है इन लेवल्स पर? बहुत धन्यवाद दीपाली जी आपका, और आप सभी को शुभ संध्या हमारे तरफ से। तो ये उतार चढ़ाव का माहौल सिर्फ आज ही नहीं, हमने एक झलक कल भी देखी थी और पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से शुक्रवार को भी यही उठापटक का माहौल था। आज कारण को लेकर के थोड़ी परिस्थिति गंभीर थी, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर तनाव की खबर आई और करीबन मेरे ख्याल से 2 या 3 लोग शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में चाइना के साथ। मेरे ख्याल से समझदारी से काम लेना चाहिए हमारे जो पड़ोसी हैं उनको, और जो भी मसला है उसको बातों से सुलझाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति खड़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसको लेकर के मेरे ख्याल से आज माहौल अच्छा था, लेकिन फिर जब ये खबर आई सीमा को लेकर के तो गिरावट काफ़ी तीव्र गति से हुई। करीबन 100 पॉइंट के आसपास, 150 पॉइंट के आसपास की गिरावट सेंसेक्स में देखी, और फिर आखिरकार हमने 400 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद दिया। तो मुझे ऐसा लग रहा है दीपाली, एक तो हफ्ते की एक्सपायरी है, उसको लेकर के शायद कल और खींचातानी हो सकती है। लेकिन जो स्तर की आपने बात कही है, तो ये स्तर हमने निफ्टी स्पॉट की अगर मैं बात करूं तो 9600 9800 ये नीचे के तरफ के 2 स्तर हैं, और 10,000 और 10,200 ये है ऊपर के तरफ के 2 स्तर। लेकिन इसके इर्द गिर्द में मेरे ख्याल से उठापटक जो है काफ़ी हावी हो सकती है। यानी कि जो कारोबारी हैं, जो छोटी अवधि के लिए कामकाज करते हैं शेयर बाजार में, उनको दरखास्त ये होगी कि आप ज़्यादा मुनाफा की उम्मीद न करें, समय अनुसार मुनाफा बांध लें। और निवेशकों को एक गुजारिश ये होगी लंबी अवधि के लिए कि 9,800 और 9,600 इसके आसपास कभी भी निफ्टी या मार्केट आता है तो लंबी अवधि के लिए अच्छे क्षेत्रों में, अच्छी कंपनियों में निवेश करें। ठीक है, तो ये सजेशन आपको मिला है गौरांग जी की ओर से। अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी। सवाल लेते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर संजय आर्या मौजूद है, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल से। संजय जी नमस्कार, पूछिए क्या क्वेश्चन है आपका। मैंने एसबीआई लिया है 470, 217 रुपये 40 पैसे पे। मार्केट बढ़ रहा है पर ये वहीं का वहीं रह रहा है। एक्चुअली क्या करना चाहिए? लॉन्ग टर्म का व्यू है मेरा। ठीक है, पूछ लेते हैं। गौरांग जी, 217 की इनकी बाइंग है। हालांकि इन्होंने तो अपने हिसाब से निचले स्तरों पर ही खरीदारी की है। ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं जो इसको कोविड-19 के पहले के जो लेवल्स थे 300 प्लस के, वहां से भी होल्ड कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि अभी ये स्टॉक 170 के आसपास है
उतना तेजी से रिकवर नहीं हुआ है जितना हमने मिड कैप्स या फिर कुछ सेलेक्टिव लार्ज कैप्स में तेजी देखी है, इसीलिए थोड़े से चिंतित है। क्या सजेशन होगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से? तो पहले तो सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है, और मुझे सुनने में आया कि इन जनाब का भी नज़रिया जो है वो लंबी अवधि का है। तो पहले तो सर ये 150 भी जाके आया था, ये जो गिरावट हमने देखी, और वहाँ से रिकवर हुआ और 190-200 के आसपास भी गया और फिर गिरावट वापस आई। तो ये गिरावट का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन नतीजों के बाद यानी कि जो पिछली तिमाही के पिछले वित्तीय साल के आखिरी यानी कि चौथी तिमाही के नतीजों हमने देखे, उसको देखते हुए 245-265 का लक्ष्य बनता है, पहली बात। दूसरी बात, आपका निवेश है 217 के आसपास, तो मेरी गुजारिश ये होगी आपको कि अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो 200 या 250 शेयर आप और जोड़ने के लिए जो स्तर होगा वो होगा करीबन 165 और 150 के बीच में, धीरे धीरे करके, यानी कि किस्तों में आप एवरेज करें, ताकि आपका जो निवेश का स्तर है वो नीचे आ जाए, और लंबी अवधि के हिसाब से जो हमने लक्ष्यांक सामने रखे हैं वो जब हासिल होते हैं तो आपका मुनाफा भी ज्यादा हो। तो होल्ड कीजिए, और अगर आपका पॉकेट अलाउ करे तो मौजूदा लेवल्स पर ऐड भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पैसा और लगाइए स्टॉक में, लंबी अवधि के लिए बने रहिए। महेश है हमारे साथ मुंबई से। महेश जी गुड इवनिंग, पूछिए क्या क्वेश्चन है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन। मैम मैंने इंडिगो के शेयर्स लिए हुए हैं, 960 का बाय है मेरा और 1000 शेयर है, तो ये तो 1200 के पार हो चुके वापस नीचे आते हैं, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि मैं इसको रखूं कंटिन्यू या उसको बेच सकता हूँ? पूछ लेते हैं गौरांग जी से क्या सलाह मिलती है। गौरांग जी बताइए, इंडिगो पर 960 के इनके परचेजिंग प्राइस है, 1000 शेयर्स है इनके पास, समय दे सकते हैं अगर वर्थ हो इस स्टॉक को होल्ड करना। बताइए क्या सजेस्ट करेंगे आप? पहले ये बताएं दीपाली कि इनको कितना मुनाफा चाहिए, क्योंकि अगर 1000 शेयर आपके पास और अगर आपने 960 में खरीदा है तो ये 1150-1200 गया था, तो इन्होंने बेचा क्यों नहीं, अगर इनका नजरिया छोटी अवधि का है? तो उस हिसाब से अगर आप गणित लगाए तो आप हिसाब लगा लीजिए आपको कितना मुनाफा मिल जाता। दूसरी बात, उड़ान क्षेत्र में परिवर्तन आने के लिए काफी समय लग सकता है, और आज ही खबर आई है दीपाली कि एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF जिसे हम कहते हैं, उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की है। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम में भी हमने पिछले लगातार 7 या 8 दिनों से बढ़ोतरी होती हुई दिखी। ये मेरे ख्याल से इनके मुनाफे जो आता है उनमें थोड़ा बहुत निचला स्तर देखने मिलेगा, क्योंकि इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट चला जाएगा। तो मेरी दरखास्त इनको ये होगी, पहले तो ये तय कर ले कि इनको कितना मुनाफा कमाना है। हमारी राय में अगर आप हमें पूछें दीपाली, तो हमने इंटरग्लोब एविएशन पर बिकवाली की राय दी है, क्योंकि इस क्षेत्र को हाल की जो परिस्थिति है उसमें से उभरने के लिए समय लगेगा। और मेरी राय में अगर ये परिवर्तन करना चाहते हैं और लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं, लंबी अवधि का मतलब होता है कम से कम साल 1.5 साल, तो HDFC बैंक में परिवर्तन कर लीजिए। ठीक है, तो उछाल पर बेचने का ही सजेशन है, और अगर एक्सपोजर लेना ही है तो HDFC बैंक आप चुन सकते हैं, क्योंकि एविएशन स्टॉक के लिए अभी चिंताएं बनी हुई हैं। अगले कॉलर अंकित है हमारे साथ नागपुर से। अंकित जी गुड इवनिंग, पूछिए क्वेश्चन अपना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। पूछिए सवाल। मैम मेरे पास में JSW स्टील है, उसकी क्वांटिटी 300 है और उसका जो प्राइस है वो 380 में बाय हुआ है। और उसके अलावा मेरे पास में वेदांता है जिसकी क्वांटिटी 140 है और उसका प्राइस 171 है। दोनों स्टॉक्स आपके काफी ऊपर की बाएंगे, स्पेशली वेदांता जहाँ पर 170 का परचेजिंग प्राइस है। अच्छा, दोनों स्टॉक्स आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, यहाँ पर क्या व्यू है? हाँ बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं ना। ठीक है, गौरांग जी क्या होगा? वेदांता और JSW स्टील दोनों में भारी नुकसान, 380 का परचेजिंग प्राइस JSW स्टील में है, वेदांता 170 की बाएंगे। इनको भी शुभ संध्या हमारे तरफ से। और आज मेरे ख्याल से धातु क्षेत्र यानी कि मेटल सेक्टर में थोड़ी बहुत जान आती हुई देखी, थोड़ी बहुत चमक आती हुई दिखी दीपाली। लेकिन जिस स्तर पर इनका निवेश है, पहले तो दोनों में ही बने रहें, और दोनों में ही अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है और नज़रिया लंबी अवधि का रख रहे हैं, तो इनको मैं ये राय दूंगा कि 40 से 50% जो क्वांटिटी है वो आप निचले स्तर पर चाहे तो एवरेज करते हैं। या एवरेज करना ज़रूरी इसलिए होगा क्योंकि इनका जो पहला निवेश है वो काफ़ी ऊपर के स्तर पर है, और अब जो दोनों शेयर के दाम है
वो काफ़ी आकर्षक लगते हैं। वेदांता में जल्दबाजी न करें, वेदांता में 100 रुपये के नीचे, 95 के नीचे 90 के आसपास करें। उसी तरीके से गिरावट पर आप JSW स्टील में भी निवेश करें। अच्छी बात यह है कि स्थानीय मार्केट में जो खपत है दीपाली धातु की, वो धीरे धीरे करके तीव्र गति से ऊपर जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार ने निर्माण कार्य की बात की है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की अगर आप बात करें तो वहाँ पर धीमापन देखने मिलेगा जिस तरीके की परिस्थिति है, लेकिन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है डोमेस्टिक कंपनीज को स्थानीय मार्केट में जो भी कच्चा माल है वो सप्लाई करने के लिए। उस परिस्थिति में दोनों में बने रहें और हो सके तो 40 या 50% क्वांटिटी आप एवरेज करें निचले स्तरों पर। ठीक है, तो होल्ड कीजिए और अगर आपके पास पैसे हो लगाने के लिए तो दोनों स्टॉक्स में और खरीदारी कीजिए और बने रहिए इसमें। राम हमारे साथ अब मौजूद है फोन लाइन पर। राम, गुड इवनिंग, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग गौरांग सती को भी। मैम मेरा जो सवाल है वो IRCTC से संबंधित था, जिसमें मैंने 68 शेयर बाइंग किए थे इसके 1665 के भाव पे, और अभी जी मैम, और अभी कुछ दिन पहले IRCTC 1595 के आसपास भी आया था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या मुझे मेरे प्राइस के आसपास आने पे एग्जिट कर देना चाहिए या इसमें स्टे करना चाहिए, तो कितना टाइम मैं लेके चलूं, क्योंकि मेरा छोटा पोर्टफोलियो और इसमें मेरा बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। ठीक, पूछ लेते हैं गौरांग जी। 1665 की इनकी बाइंग है, 1400 के आसपास, इनफैक्ट 1350 से 1450 के बीच में ये स्टॉक काफी समय दे रहा है। अब इनके लिए सजेशन क्या होगा, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा या फिर कहे ज्यादा निवेश इसी स्टॉक में है, तो क्या सजेशन होगा, इनके भाव के आसपास आए तो निकल जाएं या फिर रखें? तो आपको भी नमस्कार और शुभ संध्या राम जी। और पहले तो हम पैसे शेयर बाजार में इसलिए लगाते हैं, अच्छे शेयर में इसलिए लगाते हैं ताकि हमको मुनाफा मिले, न कि हमारी खरीद का भाव आ जाए तो हम निकल जाए। ये मेरे ख्याल से समझदारी की बात नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, लिस्टिंग के पश्चात 1800-1900 तक भी गया था ये स्टॉक, और आप ही के चैनल पर दीपाली एक बार नहीं और आपके साथ भी इसी प्रोग्राम में बात करते हुए हमने कई बार IRCTC में निवेश करने की बात की। तो पहले तो आप बने रहें, और अगर ये 1200 के नीचे आता है और 1100 के बीच में, यानी कि 1100 और 1200 के बीच में गिरावट में आता है, तो आप चिंता मत कीजिए कि आपका पोर्टफोलियो का ज्यादातर हिस्सा इस कंपनी में लगा हुआ है, क्योंकि ये कंपनी लंबी अवधि के लिए बहुत अच्छा मुनाफा कमा करके आपको देगी। हाल की परिस्थिति ये है कि ट्रेनों की जो संख्या है चलने की वो बहुत कम है, तो हो सकता है आने वाले 1 या 2 तिमाही नतीजे जो आएंगे IRCTC के, उसमें थोड़ी बहुत कमी रहेगी। लेकिन ये मात्र टिकटें नहीं बेचती है, ये बाकी अन्य सारे काम भी करती है भारतीय रेल के लिए, और वहां से भी इनको आमदनी आती है। तो दीपाली, मैं तो इनको पहले राय दूंगा कि बने रहे 1100 और 1200 के बीच में, चाहे तो 30 या 40 शेयर अगर इनके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़े। जैसे जैसे परिस्थिति में सुधार होगा, जैसे जैसे और ट्रेनें पटरी पर चलने लगेगी, जैसे बाकी खान पीने के पदार्थ बिकने लगेंगे, वैसे वैसे इनकी जो कमाई है वो बढ़ती जाएगी और नतीजे अच्छे आते जाएंगे, और मुझे आश्चर्य नहीं होगा ये फिर से 1800 के आसपास पहुंच जाए। तो रुक सकते हैं, 1800 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, समय आपको देना पड़ेगा, तो इसीलिए इसमें आप रहिए। भरत है हमारे साथ मुंबई से, क्विकली उनका सवाल ले लेते हैं। भरत, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। वो मेरे पास LNT का ग्रोथ है 50 शेयर का, 985 में खरीदी, क्या हुआ? ठीक है, राय ले लेते हैं गौरांग जी से। LNT पर इनका क्वेश्चन है, 985 का परचेजिंग प्राइस है। बताइए गौरांग जी, क्या सजेशन होगा LNT पर? तो मेरे ख्याल से हाल ही में नतीजे आए थे पिछले हफ्ते, अगर मेरी याददाश्त सही है तो LNT के दीपाली, और हमने टिप्पणियां भी सुनी थी मैनेजमेंट की तरफ से। डिफेंस के कारोबार में जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बात की है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उसके तहत मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा फायदा डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियों को हो सकता है, और LNT का एक कारोबारी हिस्सा डिफेंस से जुड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स टर्न की प्रोजेक्ट्स बनाती हैं, हाइड्रोकार्बन्स में इनका कामकाज है, काफ़ी फैला हुआ कारोबार है इनका, और जिस स्तर पर इनका निवेश है, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो मैं इनके बने रहने की राय दूंगा। 1350-1400 के लक्ष्य होते हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में अगर कोई निवेश करता है दीपाली, तो उनका नजरिया कम से कम 1.5 से 2 साल हो तो अच्छा है, और उससे ज्यादा लंबा हो तो और बेहतर। ठीक है, तो समय दीजिए और होल्ड कीजिए स्टॉक को।
आईटीसी पर बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं गौरांग जी। इनफैक्ट फेसबुक पर भी सवाल भेजा है हिमांशु सोलंकी ने। इनका 180 का परचेजिंग प्राइस है। कॉलर भी है हमारे साथ जिनका आईटीसी पर क्वेश्चन है, किशन है, उनसे भी पूछ लेते हैं उनकी किस भाव की बाइंग है। किशन, गुड इवनिंग, बताइए किस लेवल पर आपने आईटीसी बाय किया हुआ है? गुड इवनिंग मैडम, मैं 203 रुपए का मैंने बाय किया हुआ है। और रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए? हाँ, अगर एडवाइस आपकी है तो रख सकते हैं। मतलब कब तक और वेट करना पड़ेगा मुझे? गौरांग जी बताइए, आईटीसी पर 2-3 व्यूअर्स का सवाल है। 180, 203, 210 के आसपास की खरीदारी है, क्या सजेशन होगा आपका? तो परिवर्तन थोड़ा बहुत बेहतर के लिए हो रहा है, और जिस तरीके से लॉकडाउन को लेकर के खाने पीने की पदार्थों के जो मांग है वो ऊपर गई है, उसमें आईटीसी का भी योगदान है। इनका भी कामकाज खाने पीने की पदार्थ बनाने का है। पहले तो यहाँ पर भी हमने देखा था करीबन 150-160 के आसपास निचला स्तर बना था, और उस स्तर के आसपास काफ़ी लंबे समय तक ये जूझता रहा आईटीसी का शेयर। लेकिन उसके पश्चात हमने देखा कि ये 195-200 के आसपास भी गया और फिर नीचे की तरफ के दायरे वापस शुरू कर दिए। तो एफएमसीजी दिग्गज कंपनी मानी जाती है ये, और हमें लग रहा है कि तंबाकू पदार्थ और सिगरेट के कारोबार से जो योगदान आ रहा था, वहाँ से जो बाकी अन्य कारोबार का योगदान था वो कम था। लेकिन अब धीरे धीरे करके रणनीति में बदलाव करके बाकी अन्य कारोबार के जो योगदान है वो बढ़ रहे हैं बैलेंस शीट पर। यानी कि आने वाले, अगर आपका साल 1.5 साल का नजरिया है, तो ये 235-245 तक काफ़ी आराम से जा सकता है, बशर्ते कि आप थोड़ा समय दें। पर अगर गिरावट में 160-170 वापस दिखता है तो और खरीदारी की भी राय होगी और नया निवेश करने की भी राय होगी दीपाली। ठीक है, तो नई इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और अगर होल्ड भी कर सकते हैं। रही आईटीसी भी 245 के तो पहले टारगेट थे गौरांग जी के। तो ये व्यू है, और एक ब्रेक का भी वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद हमें ट्विटर पर काफी क्वेरीज मिल रही है। पूजा श्रीवास्तव का सवाल है, उस पर भी राय लेंगे। टाटा मोटर्स पर ढेर सारे व्यूअर्स हमें सवाल भेज रहे हैं, उन पर भी गौरांग जी का व्यू लेंगे। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले क्विकली बात करते हैं हमारी मुहिम की, जो हम एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद ये है कि इन्वेस्टर्स को जागरूक करना, और आज की जो थीम का नाम है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे कोई भी कहता है कि आप दिन में ट्रेड करके या फिर किसी भी स्टॉक में पैसा लगा के लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। वेल्थ क्रिएशन स्टॉक मार्केट में जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ही होता है। अच्छी क्वालिटी के साथ पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के साथ। गौरांग जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस टॉपिक पर? एक बात मैं जो हर बार कहता हूँ जोड़ना चाहूंगा दीपाली जी, कि अगर शेयर बाजार में कमा करके सभी करोड़पति बन सकते हैं तो हिंदुस्तान में गरीबी नाम की चीज़ नहीं होती। और अगर आप कारोबारी हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता 10 गुनी नहीं 100 गुनी होनी चाहिए, जिस प्रकार से बाजार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में दीपाली। और समझदारी इसी में है कि आप लंबी अवधि के लिए अच्छे क्षेत्रों में, अच्छी कंपनियों में पैसे निवेश करें, न कि कारोबारी करें, क्योंकि आपको तजुर्बा नहीं है और अच्छे तजुर्बेकार भी बाजार में फेल हो जाते हैं। तो मेरी राय ये है कि ध्यान रखें अपनी पूंजी का, लंबी अवधि के लिए निवेश करें। और ये एक अच्छा जरिया है जो आपके सामने आया है, जहां पर आप निवेश करके आपकी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। लेकिन मेहरबानी करके किसी की भी सुनी हुई बातों पर निवेश न कीजिए। आप खुद थोड़ा बहुत अभ्यास करिए, थोड़ी बहुत जानकारी लीजिए और बाद में जाकर के निवेश करिए, अगर आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता ऊपर की तरफ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेयर बाजार में निवेश सभी जोखिम के अधीन है। जी, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फेसबुक क्वेरीज पर करेंगे फोकस। ढेर सारे सवाल हमें फेसबुक पर आ रहे हैं, जल्द वापस आते हैं। देख रहे हैं कल का बाजार, और आज हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। टाटा मोटर्स पर ढेर सारे सवाल हमें फेसबुक पर भी आ रहे हैं, और एक और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, केतन पटेल गुजरात से। केतन जी बताइए क्विकली, टाटा मोटर्स किस लेवल पर बाय किया है आपने? एक वीक पहले बाय किया था 115 रुपये में। हेलो, 115 की आपकी परचेजिंग प्राइस है? हाँ, 80 शेयर बाय किया था। ठीक है, पूछ लेते हैं गौरांग जी से। गौरांग जी, क्या सजेशन होगा टाटा मोटर्स पर? इनकी 115 की बाइंग है, और इनफैक्ट फेसबुक पर भी काफी सारे व्यूअर्स पूछ रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में, तो क्या सजेशन होगा इस स्टॉक पर? आज तो 6% गिरकर बंद हुआ है पोस्ट रिजल्ट्स और पोस्ट चाइना टेंशंस। आज की गिरावट कल के नतीजों के आधार पर थी, और नतीजे काफी खराब थे, और ये उम्मीद भी थी
और टाटा मोटर एक सबसे कमज़ोर कड़ी है एक कमज़ोर क्षेत्र में, लेकिन हमारी लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है 70-75 के आसपास गिरावट में अगर आपको मौका मिलता है तो आप और भी जोड़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2-2.5 साल लगेंगे रिकवरी के लिए। ठीक है, समय देना होगा, 2-2.5 साल कम से कम आपको नजर रखना होगा। सुनील है ओडिशा से। सुनील, गुड इवनिंग। गेल, क्या सवाल है आपका और किस लेवल पर आपने बाय किया है स्टॉक? मैडम मेरा 2 स्टॉक है अभी। एक तो गेल है 300 क्वांटिटी के 101.44 के, और दूसरा है NBCC, उसको 4000 का क्वांटिटी है और 17.89। ठीक है गौरांग जी, गेल 102 की पाएंगे, 17 रुपए के आसपास से खरीदारी है। NBCC में क्या करें? दोनों पर उछाल पर बेचे। गेल के जगह पर आप गुजरात स्टेट पेट्रोनेट या फिर गुजरात गैस में निवेश कर सकते हैं, और जहां पर NBCC में निवेश है वो बेच करके आप L&T फाइनेंस होल्डिंग इसमें परिवर्तन करिए। पूजा श्रीवास्तव ने एक सवाल भेजा है ट्विटर पर। इनके पास विको ऑटो के 10,000 स्टॉक से 40 रुपए के प्राइस पर 3 मंथ्स का व्यू है। इंडस्ट्रीज एक बेहतरीन कंपनी है, या फिर महिंद्रा CI ये भी एक अच्छी कंपनी है, तो आप चाहे तो लंबी अवधि में यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड भी कर सकते हैं, और अगर स्विच करना चाहे तो महिंद्रा से ऑटो आप ले सकते हैं। HDFC AMC पर कई क्वेरीज आ रही है। गिरीश काला ने हमें फेसबुक पर सवाल भेजा है 3205 की खरीदे। अंसारी ने हमें सवाल भेजा है कि लॉन्ग टर्म के लिए HDFC AMC पर क्या व्यू है। इनफैक्ट ये स्टॉक तो खबरों में भी है गौरांग जी, तो क्या सजेशन होगा? स्टैंडर्ड लाइफ भी 3% हिस्सा बेचेगा OFS के जरिए, तो व्यू क्या होगा स्टॉक पर? तो ये एक SIP लायक स्टॉक है दीपाली। SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने आप थोड़े थोड़े करके इकट्ठा करते जाए, और ये भी एक काफ़ी शानदार लिस्टिंग थी। 1100 पर इनका IPO था, मेरे ख्याल से करीबन 3400-3600 तक गया ये, और फिर नीचे आया है। लंबी अवधि के लिए बने रहे, गिरावट पर और जुड़े। ठीक है, तो इन्वेस्टेड हैं तो होल्ड कीजिए, और ऐसा स्टॉक है जहां पर हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आप निवेश कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो व्यू पॉजिटिव है। बाय रिकमेंडेशन है HDFC AMC पर। गौरांग जी, कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से? आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीपाली जी, और आप सभी को शुभ रात्रि। हमारे तरफ से जिन स्टॉक के बारे में हमने आज बातचीत की और राय दिए, वहाँ पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं। जी, शुक्रिया आपका इस शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। और इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए। ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।